So students, we are back. We'll continue from where we had left. तो इस क्लिप में we will see a match between hand labor versus steam power. ये कोई लिटरल मैच नहीं है, लेकिन किस प्रकार से हैंड लेबर के विरुद्ध स्टीम पावर, इन दोनों में से किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो इस दौर में किसके ऊपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ज़्यादा निर्भर थे। क्या हैंड लेबर्स इनके अभी भी काम में आ रहे थे या फिर स्टीम पावर ने जगह अपनी बना ली थी। तो बिल्कुल आपका जो सोच है वही सही है कि स्टीम पावर को जगह बनाने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। हाँ, जहाँ पर लेबरर्स की कमी है, जहाँ पे वर्कर्स मिलना मुश्किल है, वहाँ पे स्टीम पावर ने अपनी पैर जमा ली थी, अपनी नींव जमा ली थी। लेकिन इंग्लैंड जैसे देश में जहाँ पर लेबर ज़्यादा थे, तो वहाँ पर स्टीम पावर को बनने में, संवरने में थोड़ा समय लगा था। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इन विक्टोरियन ब्रिटेन there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs, waiting for work. As you will know, when there is plenty of labor, wages are low. तो जो इंग्लैंड में, जो पुराने ज़माने के इंग्लैंड में, विक्टोरियन इंग्लैंड में जब पॉपुलेशन बहुत अधिक थी इंग्लैंड की, तो यहाँ पर लोगों के पास में काम नहीं था। गांव के जो लोग थे, जब उनको पता लगा कि इंडस्ट्रीज़ बनने लगी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आने लगे हैं, तो ये इस बिल्डिंग की तरफ आकर्षित होकर, शहरों की तरफ आकर्षित होकर गांव से शहर की तरफ आने लगे, और ये बहुत बड़े तादाद में आने लगे। जब लोग ज़्यादा है और काम कम है तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इन लेबर्स को एक्सप्लॉयट करने लगे और बहुत ही सस्ते दामों पर इनसे काम कराने लगे। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital and investment. तो यहाँ पर लेबर इंडस्ट्रीज़ अभी भी जिंदा थी, हैंड लेबर अभी भी जिंदा था, क्योंकि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि जब इतने सस्ते में अपना काम होता है तो महंगे महंगे मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है। In many industries, the demand for labor was seasonal. Gas workers and breweries were especially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demand. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थे वो सीज़न के ऊपर डिपेंड थे। जैसे ठंडी में तो अपने घर को वार्म रखने के लिए उनको गैस की ज़रूरत पड़ती थी, तो गैस वर्क्स में और ब्रूवरीज़ में, जैसे चाय की इंडस्ट्रीज़ में, चाय के फैक्ट्रीज़ में और कॉफ़ीज़ के फैक्ट्रीज़ में जो गर्म चीज़, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जो ड्रिंक्स होते हैं, उस फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की ज़रूरत कम पड़ती थी दिसंबर के महीने में, ठंडी के महीने में। वैसा क्रिसमस का सीज़न आता था, जो उस वक्त जो गिफ्ट्स ऑफ़र करते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स थे, बुक्स थे, तो बाइंडिंग वर्क्स में यहाँ पर हैंड लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ जाती थी। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल. गैस वर्क्स एंड ब्रूवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, so they needed more workers to meet their peak demand. Book binders and printers, catering to Christmas demand, too needed extra hands before December. At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. In all such industries where production fluctuated within the season, industrialists usually preferred hand labor, एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीज़न। तो जैसा हमने देखा कि चाय के फैक्ट्रीज़ में, बुक बाइंडिंग्स में और शिप बिल्डिंग वाले में भी, कि दिसंबर के महीने में जनरली जब ये वो सीज़न होता था जब शिप्स जो है एक जगह डॉक हो जाया करते थे, कि स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होने की वजह से शिप्स जो है एक जगह पर रुक जाते थे। तो ये समय था शिप्स को रिपेयर करने का। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर सीजनली काम हुआ करते थे, तो यहाँ पर मशीन, महंगी महंगी मशीन लगाकर कोई मतलब ही नहीं आता था। तो बेहतर ये है कि हैंड लेबर एम्प्लॉय करो, और जब काम लगता है लेबर्स को अपन बुला लेंगे। सो अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड।
यहाँ पर हम देख रहे, देखो जो पेंटिंग जो दिखा रहा है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर जो दिखा रहे पेंटिंग, पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये एक जो पेंटिंग जो दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग अपने लिए, खुद के लिए, ये जो आप ये एक प्रकार का जो वैगन देखते हैं, ये जो वैगन है देखो, इस वैगन को उन्होंने ऑलमोस्ट घर के जैसा बना लिया। ये मूविंग होम है, ये बच्चे हैं, ये पिताजी माताजी उनके बच्चे अपने साथ में यहाँ पे हॉर्स लगा लेते, घोड़े को लगा लेते और इसे आगे बढ़ा लेते। इस प्रकार से लोग शहरों में दिस टू मूव टुवर्ड्स द सिटीज़। तो ये क्यों शहर की तरफ आ रहे, गांव में काम कम पड़ता था इसलिए ये शहर की तरफ आने लगे कि ताकि शहरों में इनको काम मिल जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लेबर्स जो है वो एट दिस टाइम 1879 में, ये जो छाया चित्र है, जो पेंटिंग है, ये डिस्क्राइब करती है किस प्रकार से लेबर्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform standard sized goods for a mass market. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ थे जो केवल हाथों से बनाए जा सकते थे। हाँ, जैसे मशीन का काम कब आता था, जब कुछ यूनिफॉर्म्स बनाने हैं, एक जैसे कपड़े बनाने हैं या एक जैसे कुछ चीज़ बनाना है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनाना है, बड़े मार्केट के लिए कुछ बनाना है, तभी मशीन का उपयोग हुआ करता था। और उस ज़माने में लोग क्या, उनका अपने अपने डिमांड्स हुआ करते थे, अपने हिसाब से उनको सब कुछ चाहिए होता था। तो इसमें हैंड लेबर काफ़ी कारगर था, काफ़ी इफ़ेक्टिव था। बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स। इन मिड 19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. तो उस ज़माने में जो इंग्लैंड में ख़ास करके लोग अपने शौक़ के हिसाब से अपने सामग्रियाँ, अपने टूल्स तक का वो डिमांड करते थे। 500 वैरायटी के, देखो 500 वैरायटी के हैमर है, किसको किस प्रकार का हथौड़ा चाहिए। हाँ, किसी के पास जैक स्क्रू वाला हथौड़ा चाहिए, डबल हेडेड हैमर चाहिए, हैवी हैमर्स चाहिए। तो अपने हिसाब से जो उनको जैसा हैमर चाहिए वैसा बनाना पड़ता था। तो ये जो लोहार था वो उनके डिमांड के हिसाब से उनके लिए हैमर बनाया करता था। 45 प्रकार के कुल्हाड़ियाँ बनती थी। तो ये जो है वो किसी एक इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री में ऐसा बनाना लगभग नामुमकिन के बराबर था उस ज़माने में। तो ये सब कुछ जो था वो हैंड लेबर्स के द्वारा बनते थे। तो अभी तक का हम क्या देख रहे हैं कि हैंड लेबर हैज़ अ अपर हैंड देन द स्टीम पावर्ड इंडस्ट्रीज। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द burgoys preferred things produced by hand. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced and carefully designed. Machine-made goods were for export to the colonies. तो जो विक्टोरियन ईरा में, ब्रिटिश में पुराने ज़माने में इंग्लैंड में लोग अपने हिसाब से हर एक चीज़ डिमांड करते थे। यहाँ तक कि जो किताबें हुआ करती थी, कहानी तो वही होगी लेकिन किताब पे किस प्रकार का कवर होगा, फ्रंट पेज में कौन सा डिज़ाइन होगा, बॉर्डर्स में कौन से डिज़ाइन होंगे, ये अपने हिसाब से जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपने हिसाब से वो डिमांड करते थे। तो इस प्रकार से आर्टिस्ट अपने हाथ से वो ड्रॉ करके, डिज़ाइन ड्रॉ करके, स्पेशली डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, वो अपने लिए डिमांड करते थे। और जो मास प्रोडक्शन हुआ करता था वो कॉलोनीज़ के लिए था, मतलब बड़े पैमाने पे जो सामान बनता था वो एक जैसा सामान बनता था, इसलिए ये एरिस्टोक्रेट्स ऐसा चीज़ पसंद नहीं करते थे। वो रॉयल्स थे तो अपनी रॉयल्टी बरकरार रखने के लिए, अपना क्लास दिखाने के लिए वो अपने हिसाब से चीज़ें बनवाते थे। ये उनका क्लास का डेफिनेशन था। इसलिए अभी हम इंग्लैंड में हैंड लेबर का बोल बाला था। इन कंट्रीज़ वेयर लेबर शॉर्टेजेस, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. This was the case in the 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hand. तो
जहाँ पर लेबर का प्रॉब्लम था, जैसे मैंने इस क्लिप के पहले में बताया था, जहाँ पर लेबर का प्रॉब्लम था, जहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, जैसे कि उस समय अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी, तो वहाँ पर स्टीम पावर ने मोमेंटम गेन कर लिया था। वहाँ पर स्टीम पावर ने अपनी पहचान बना ली थी, क्योंकि वहाँ पर लेबर के जगह मशीन्स को यूज़ किया जाता था। और यहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक था, आसानी से लेबर मिलते थे इंग्लैंड में, तो यहाँ पर अभी भी हैंड लेबर का बोल बाला चल रहा था। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, तो जब हम क्या देखते हैं, जब बहुत सारे लोग शहर की तरफ आ जाते हैं, गांव छोड़कर शहर की तरफ आ जाते हैं, तो उनके ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और ये चेंजेस कुछ अच्छे के लिए होते हैं और कुछ बुरे के लिए हो जाते हैं। शहर ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाने की वजह से अनहाइजीनिक हो जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। जो एक जॉइंट फैमिली से ये न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ जाते थे। बच्चे स्कूल ना जाते हुए दोनों माँ और बाप फैक्ट्रीज़ में काम करते, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार से नेगेटिव कुछ यहाँ पर हो जाया करता था। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट affected the lives of the workers as news of possible jobs traveled to the countryside. Hundreds trampled to the cities. The actual possibility of getting a job depended on existing network of friendship and kin relations. तो यहाँ पर जो जॉब हुआ करता था, जो जॉब इतने आसानी से नहीं मिलता था। जॉब ढूंढने के लिए आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी थी। जब वर्कर्स गांव से शहर की तरफ आते थे, तो शहर में अगर इनकी कोई पहचान होगी, भले ही कोई ऑर्डिनरी वर्कर फैक्ट्री में काम करने वाला इनको पहचानता होगा, तो इसके पहचान से इनको यहाँ पर नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन अगर पहचान नहीं है तो नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर था। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स of friendship and kin relations. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But not everyone had social connections. हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी पहचान है, आपके दोस्त मित्र है, पहले से ही काम कर रहे हैं, आपके परिवार वाले काम कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा थी। लेकिन अगर आपकी पहचान नहीं है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? Many job seekers had to wait weeks, spending nights under bridges or in night shelters. Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Others went to the casual ward maintained by the poor law authorities. तो जिसके पास काम नहीं था, देखो उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी। ब्रिज के नीचे रह लेना, एक झुंड में आग जलाकर ठंडी को भगा देना, या फिर कुछ नाइट शेल्टर्स बनाए थे, कुछ नाइट रेफ्यूजी कैंप्स बनाए थे, वहाँ जाके रह लेना, या फिर कुछ सरकार ने अपनी तरफ से इन गरीबों के लिए शेल्टर्स बनाए थे, वहाँ जाकर रह लेना। सीजनैलिटी ऑफ वर्क in many industries meant prolonged periods without work. तो जब अगर काम सीज़न के हिसाब से होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर काम सीज़न के हिसाब से होता है तो फिर आपके पास में अगर काम नहीं रहा तो सीज़न में ही आपको काम मिलेगा। ठंडी आएगी, क्रिसमस का समय आएगा तो आपको नौकरी मिलेगी, गर्मी आई तो वापस से नौकरी नहीं रहेगी। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी इन वर्कर्स के लिए। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर, द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन. Some returned to the countryside after the winter, when the demand for labor in the rural areas opened up in places, but most looked for odd jobs, which till the mid-19th century were difficult to find.
तो जब बिज़ी दौर चला गया, क्रिसमस का सीज़न चला गया, ठंडी का सीज़न चला गया, जब काम कम रहा, जब गर्मी आई, तो जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो वापस अपने गांव चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, और जब विंटर आता था वापस से यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो लोग थे वह शहर में ही रुक जाते थे, क्योंकि गांव जाकर भी इनके पास कोई काम नहीं था, तो इनको लगता कि क्या वापस आना और क्या वापस जाना, तो वो यहीं पर रुक जाया करते थे। वेजेस इंक्रीज समवॉट इन द अर्ली 19th century, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। फिर धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट होने लगा, तो प्रॉफिट को ये थोड़ा सा शेयर करने लगे, और वर्कर्स को बांध कर रखने के लिए, अपने पास बार बार यही वर्कर्स वापस आ जाए, तो इन्होंने इनकी पेमेंट में इंक्रीमेंट ला लिया, इनको थोड़ा सा सैलरी, थोड़ा वेजेस थोड़ा इंक्रीज़ करके दे दिया। लेकिन ये एक अच्छा दौर नहीं था, वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं था। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेड्स and the fluctuation from year to year. For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly, since the same wage could now buy fewer things. अगर हम एवरेज के हिसाब से देखे जाए तो इनका जो सैलरी था अगर इंक्रीज़ भी हुआ, जिस प्रकार से वॉर के समय में, नेपोलियनिक वॉर के समय में जब इनका सैलरी इंक्रीज़ हुआ, तो इनकी हालात इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। तो इनके पास भले ही थोड़ा सा पैसा आया, लेकिन जिस हिसाब से पैसा आया उससे कई ज़्यादा हिसाब से महंगाई बढ़ गई थी। मोर ओवर, द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन. What was also critical was the period of employment. The number of days of workers determined the average daily income of the workers. At the best of times, till the mid-19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployment went up to anything between 35 to 75% in different regions. तो जॉब में बहुत फ्लक्चुएशंस था, डेली इनकम में फ्लक्चुएशंस थे। एट द मोस्ट कितना 10% का जो अर्बन पॉपुलेशन था वो गरीब से भी गरीब कहलाया जा सकता था, बहुत बहुत गरीब थे। और इस समय में इकोनॉमिक स्लम्प की वजह से 1830 का जो समय था, जो प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, वो 100 में से 35 से लेकर 100 में से 75 लोगों के पास में नौकरी नहीं थी। तो ऐसी हालात चल रही थी। आज का भी आप जो दौर देख रहे हैं, ये जो पैंडेमिक आया है, कोरोना वायरस का समय आया है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां नहीं हैं। इससे भी बुरी हालात से लोग उस ज़माने में गुज़र रहे थे, इससे भी बुरी हालात। एटलीस्ट कम से कम अभी सरकार हमारी बहुत मदद करती है, प्राइसेस इतने ऊंचे नहीं, उतने महंगे नहीं हुए हैं। लेकिन उस समय क्या था, महंगाई भी थी और गरीबी भी थी, इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived and on hand spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of the spinning jenny continued for a long time. तो जब ऐसी हालात में थे, जब एक गरीबी में थे, ऐसे हालात में थे, तो यूँ हुआ कि जब स्पिनिंग जेनी जब इंट्रोड्यूस हुआ, जब स्पिनिंग जेनी को जब इंट्रोड्यूस किए, तो इसको देखकर जो लोग, जो औरतें लोग, जो बुनकार जो अपने काम में थे, जो इसके ऊपर ही निर्भर थे कि वो बुनेंगे और पैसा कमाएंगे, जब उन्होंने देखा कि उनकी जगह कोई मशीन लेने लगे, तो ये मशीन को ही अटैक करने लगे, समय समय पर आकर इसे तोड़ने लगे। तो इस प्रकार से इनके बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। आफ्टर द 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. Roads were widened, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnels dug, drainage and sewer lines laid, rivers embanked. The number of workers employed in the transport industries doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. फिर
1840 के बाद में जो ये वर्कर्स का जो दौर था, ये इसमें थोड़ी बहुत सुधार आई। क्यों? क्योंकि अब प्रगति की ओर बढ़ने लगे, तो लोग जो है वहाँ यहाँ पर रोड्स, बड़े बड़े रोड्स बनाने लगे, रेलवेज आने लगी, नदी नाले में सीमेंटिंग वर्क होने लगा। तो इस प्रकार से हर किसी के पास में काम आने लगा और इनका जो रेशो जो था पहले, वह काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आज के क्लिप में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लिप में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ेंगे।